हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इंजीनियर्स क्लास में। और हम लोग ग्रेविटेशन यूनिट को कवर कर रहे हैं। और ग्रेविटेशन यूनिट के पिछले क्लासेज में हमने जाना था कि वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो ये फैक्टर जो थे जो हमारे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को इफेक्ट करते हैं वो थे हमारा एक लैटिट्यूड, कि आप अर्थ के सरफेस से अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर हो तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हमारी 9.8 से डिक्रीज हो जाती थी। और उसी तरह से जब अर्थ के सरफेस से हम डेप्थ में चले जाते हैं, किसी हाइट पर हम एक डेप्थ पे जाते हैं, अर्थ के विदिन गहराई पे जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमारी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.8 से डिक्रीज हो जाती थी। तो स्टूडेंट्स, एक फैक्टर और है जिसकी वजह से हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन डिक्रीज करता है, और वो फैक्टर है हमारा ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। जब हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर मूव करती है सर्कुलर मोशन में, ऐसे अपनी एक्सिस पर, जिसे हम लोग कहते हैं रोटेशन, कुछ इस प्रकार, तो जब वो अपने एक्सिस पर मूव कर रही होती है तो उसके सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी जिसका कुछ मास है, या फिर हम वहाँ पर खड़े हैं, हमारा कुछ मास है, तो हमारे मास पर वो ग्रेविटेशनल जो फोर्स लग रहा है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी क्रिएट होगा। और वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है हमारा ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डिक्रीज कर जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ हमारा जो न्यू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है जो हमें प्राप्त होगा वो कितना होगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो वेलकम टू माय क्लास, और शुरू करते हैं आज का सफर। तो स्टूडेंट्स, एक फिगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है जो कि हमारे अर्थ के शेप का है। और इस अर्थ के फिगर में आप देख सकते हैं कि ये रेड डॉटेड लाइंस हैं। ये लाइंस जो हमारी हैं अर्थ के इक्वेटर को शो कर रही है। ये इक्वेटोरियल लाइन है जो कि एक्स एक्सिस पे जा रही है, और दूसरी जो इसकी 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन है वर्टिकली, एक लाइन आपको यहाँ से देखने को मिल रही है डॉटेड रेड कलर की। ये लाइन जो है अर्थ के पोल को ज्वाइन कर रही है। इस पोल की जो ये लाइन है एक्सियल लाइन, इस एक्सियल लाइन के अकॉर्डिंग अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है। यहाँ पर आप देखिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर अर्थ की सरफेस पर, मैंने यहाँ पर एक बॉय के फिगर को बना लिया है। एक लड़का है जिसका मास हमने मान लिया है कि उसका मास 8 kg है, और वो अर्थ के सेंटर से रेडियस ऑफ अर्थ जो कि आपका कैपिटल आर है, दैट इज कैपिटल आर, इस डिस्टेंस पर यहाँ पर स्टैंड कर रहा है। और जब ये लड़का यहाँ पर खड़ा है तो अर्थ के सेंटर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसके ऊपर में एक फोर्स लग रहा है। वो फोर्स है आपका फोर्स F इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि है आपका F इक्वल टू mg। और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो हमारा है, अगर अर्थ रोटेट ना कर रही होती अपनी एक्सिस पे, तब हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगा वो इफेक्टेड होगा, और वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू से कुछ डिक्रीज कर जाता है। अलग अलग स्पेस में ये वैल्यू अलग अलग हो सकती है। अगर हम यहाँ पर आते हैं कि कोई और स्टोरी मिलती है, यहाँ आएंगे कोई और स्टोरी मिलेगी, यहाँ आएंगे इक्वेटर पे आ जाएंगे तो हमें कुछ और वैल्यू प्राप्त होगी। हम पोल्स में चले जाएंगे तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कुछ अलग होगा। तो आपके सरफेस में अगर हम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो ड्यू टू चेंज इन पोजीशन हमारे ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा उसकी वैल्यू में कुछ चेंजेस आएंगे।
तो हम यहाँ पर अपनी बॉडी को यहाँ पर रिज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और मास जो है किसी भी व्यक्ति का या किसी भी ऑब्जेक्ट का वो मास हमारा m/kg है और ये हमारा कैपिटल R से रेडियस है और ये कैपिटल R से जो रेडियस है वो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि इक्वेटोरियल लाइन से थीटा एंगल पर लाई कर रहा है। ये थीटा एंगल आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब चूंकि ये जो हमारी धरती है अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, ऐसे मोशन में रोटेट कर रही है, मैंने यहाँ पर सीधा इसे बनाया हुआ है, तो ये अपनी एक्सिस पे ऐसे घूम रही है एक प्लेन पर, और ये जो प्लेन है हमारा हॉरिजॉन्टली लाई कर रहा है। मैंने ऐसा अपने फिगर में जंक्शन लिया है, तो उस प्लेन के पैरेलल ही हम एक प्लेन यहां से हम एक कट करते हैं। इस जगह से हमने एक प्लेन कट किया जो कि सर्कुलर शेप का एरिया बना है जाकर के, जिसका फेस आपका वर्टिकल डायरेक्शन की ओर होगा। अब यहां पर एक सर्कुलर एरिया बन रहा है तो इसका भी कुछ अपना रेडियस होगा और उस रेडियस को हम लोग r से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग स्मॉल r से हमने यहां पर डिनोट किया। अब हम देखते हैं कि हमारा जो टोटल फोर्सेज यहां पर जो एक्टिवेट होंगे इस केस में वो कौन कौन से फोर्सेज हैं। तो पहला फोर्स मैंने बताया कि जो हमारे ऑब्जेक्ट यहां पर है जिसका मास m/kg है, इस डाटा को मैं पहले बोर्ड में लिख देता हूं। लेट मास ऑफ बॉडी बी m/kg located at the surface of Earth and distant capital R from the center of Earth, that is radius of Earth. Radius of Earth. यहाँ पर जो हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में चेंज आया है, जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की जो वैल्यू चेंज करके आ रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम सेंटर की ओर हमारे ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन चेंज हुआ है। तो यहाँ पर जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा टुवर्ड द सेंटर, उसे हमने कहा mg डैश। g डैश जो हमारा न्यू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा जो चेंज होकर के मिलने वाला है, जो कि ओरिजिनल जी जो जिसे हम सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाते हैं उससे थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, और वो डिक्रीज हो रहा है तो उस एक्सीलरेशन के अकॉर्डिंग ही हमारे ऊपर फोर्स लगेगा जो कि टुवर्ड्स द अर्थ होगा। इसीलिए हमारा यहाँ पर जो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू आवर वेट होगा mg डैश। अब यहाँ पर एक कार्य हम और देखते हैं कि जब ये बॉडी हमारी जो अर्थ के सरफेस पर है, अब ये अर्थ के रोटेशन के कारण ये ऐसे घूम रही है, ऐसे घूमते हुए चक्कर लगा रही है, और ये चक्कर ऐसे नहीं लग रही है, ये चक्कर आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लग रही है, ऐसे लग रही है, ठीक ऐसे। तो जब ऐसे चक्कर लग रही है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में इसके रिवोल्यूशन के कारण जो हमारा रिवोल्यूशन हो रहा है इस पाथ पर, इसके कारण आपको एक सेंट्रीपेटल फोर्स मिलेगा जो कि टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, और उसी के जस्ट अपोजिट सेंट्रीपेटल के जस्ट अपोजिट एक सीधो फोर्स हमें देखने को मिलता है इन सर्कुलर पाथ, जिसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं, और वो आपका जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर, नहीं जस्ट अपोजिट टू द सेंटर ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, आने वाले टॉपिक्स में हम लोग सर्कुलर मोशन को भी कवर करेंगे, तो वहां पर सेंट्रीपेटल फोर्स
सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस से रिलेटेड टॉपिक होंगे और उनके जो कंफ्यूजन डाउट्स होंगे तो मैं वहाँ पर आपको उसे भी क्लियर कराऊंगा कि दोनों डिफरेंस क्या है, क्यों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को स्यूडो फोर्स कहते हैं, ये सब जानकारियाँ वहाँ पर होंगी। फिलहाल हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यहाँ पर ले रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर आपका लग रहा है। तो आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस रिवोल्यूशन के कारण लग रहा है, जो कि हमारी बॉडी इस पाथ पर रिवॉल्व कर रही है, तो वो आउटवर्ड द सेंटर, अब इस पाथ का जो सेंटर था वो आपका यहाँ पर था, जिसे मैं ए नाम से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पर का सेंटर ए है और यहाँ से जो यहाँ की दूरी है उसे हमने स्मॉल आर से डिनोट किया है, जो कि इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है। तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमारा है वो आउटवर्ड द सेंटर लगेगा, दैट इज डिनोटेड बाय FC सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो हमारा फार्मूला होता है वो हम जानते हैं FC = mR ओमेगा स्क्वायर। mR ओमेगा स्क्वायर का जो आपको फोर्स मिल रहा है ये इस डायरेक्शन में मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब हमारी बॉडी पर जो एक फोर्स काम कर रहा था वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा था, जो कि था mg डैश। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट जो कि हमारे इस बॉडी पर लगने वाले फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, वो हमारा कुछ इस प्रकार होगा, इस एंगल पे। और इस एंगल पर इसका एक कंपोनेंट निकल के आने वाला है, जो कि ये x कंपोनेंट था यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू FC है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी FC cos थीटा, क्योंकि यहाँ का जो एंगल है वो आपका थीटा एंगल बनेगा। थीटा एंगल क्यों बनेगा? थीटा एंगल आप देख रहे हैं यहाँ पर सेंटर से जो एंगल बना हुआ है तो वो आपका थीटा था। और मैंने हॉरिजॉन्टल जो प्लेन लिया है, जो कि इक्वेटर हमारा है, वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं। ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइंस हैं। सो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, और आप जानते हैं ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। सो दे आर इक्वल। तो थीटा यहाँ पर एंगल बन रहा है तो यहाँ पर भी एक थीटा एंगल बन रहा है। तो सो एंगल अगर हमारा यहाँ थीटा है और ये कंपोनेंट हमारा FC है और यहाँ से थीटा का एंगल बन रहा है, तो इसका ये कंपोनेंट जो मुझे इस साइड मिलेगा वो कंपोनेंट हमारा होगा FC cos थीटा। ठीक, और इसका कंपोनेंट साइड में मिल जाएगा। इस साइड में आते हैं तो यहाँ पर FC आ रहा है, तो इसका कंपोनेंट इस साइड में भी आएगा, इस डायरेक्शन, सॉरी इस साइड में जाने वाला है, इसके परपेंडिकुलर जाएगा तो FC sin थीटा इस डायरेक्शन में आएगा। लेकिन FC sin थीटा मेरे लिए रिलायबल नहीं है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें वो फोर्स चाहिए जो फोर्स इसके डायरेक्शन में हो। क्योंकि हम लोग जो काउंटिंग कर रहे हैं अपने फोर्स, अपने ऊपर लगने वाले फोर्स, वो टुवर्ड्स द सेंटर कर रहे हैं। तो सेंटर की ओर हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो वो इफेक्शन जब हम इसी डायरेक्शन वाले फोर्स को लेंगे तो मुझे ये कंपोनेंट चाहिए था, एंड दैट इज FC cos थीटा। अब यहाँ पर इन दोनों फोर्स को अगर हम देखते हैं पूरी स्टोरी कि ये फोर्स मेरा यहाँ काम कर रहा है, अगर ये अर्थ मेरा रोटेट नहीं कर रहा होता तब हमें पता है कि हमारे ऊपर जो फोर्स लग रहा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमारा कितना होता है? mg होता, जहाँ पर g हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता। तो ये सारे डाटा जो हमें मिल रहे हैं इसे हम पहले बोर्ड पे लिख लेते हैं ताकि कोई ज़्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, सब कुछ क्लियर है। तो आइए पहले इसे हम लोग नोट करते हैं। If Earth is not moving, then force upon body equal to mg। क्लियर? हमारे ऊपर फिर अगर ये रोटेट नहीं कर रहा होता तो ये हमारा जो फोर्स लग रहा होता वो कितना लग रहा होता? mg लग रहा होता, जो कि हमारा किस डायरेक्शन में होता? वो भी हमारा टुवर्ड्स द सेंटर होता। तो टुवर्ड्स द सेंटर होता, इसे मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, थोड़ा सा स्मॉल हो जा रहा है। तो अगर ये रोटेट नहीं कर रहा होता अपने एक्सिस पे तो हमारे ऊपर
mg का फोर्स लग रहा होता। रिजल्टेंट जो हमारे ऊपर घूमने के कारण जो फोर्स लग रहा है वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स जो डिनोट हो रहा है वो mg डैश हो रहा है। तो इन दोनों बात को आप क्लियर रखिए, किसी तरह का डाउट मत बनाइए। ये ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ जो हमारे ऊपर फोर्स लग रहा है वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, इसलिए वहां पर फोर्स लग रहा है वो हमारा mg डैश है। लेकिन अगर अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट नहीं कर रही होती देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, जो यूनिवर्सल लॉ से हमें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला मिलता है और न्यूटन के सेकंड लॉ से हम फॉर्मूला डिराइव करके लाते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला है वो हमारा mg हो रहा होता। तो एक फोर्स, अब इसका कंपोनेंट हम देख रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमारा है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो तीन तरह के फोर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पहला फोर्स, अगर अर्थ मूव नहीं कर रही है दैट इज mg, when earth is moving on its axis, then resultant force act upon our body equal to mg डैश। अगर अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है तब हमारे ऊपर में जो भी रिजल्टेंट फोर्स लगने वाला वो mg डैश लगने वाला है, क्योंकि g डैश जो हमारा है वो g से चेंज होकर g डैश हो चुका है। अब तीसरा फोर्स जो हमारा है जो कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है वो एक्टिवेट होगा। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ बॉडी इज मूविंग इन ए circular path, then centrifugal force acts upon it outward the center and its effective component acts just opposite to the center of अर्थ। इसका जो इफेक्टिव कंपोनेंट है वो हमारा अर्थ के सेंटर के जस्ट अपोजिट जाता है, जो कि हमारा हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो कंपोनेंट इफेक्टिव है, FC ब्रैकेट में मैं यहाँ इफेक्टिव लिख दे रहा हूँ। इफेक्टिव वाला जो फोर्स है वो हमारा हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये तीन तरह के फोर्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। एक ये मिला, दूसरा हमारा mg डैश मिला और तीसरा हमारा ये मिला। इन तीनों की डायरेक्शन आप यहाँ फिगर में देख ही रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, आउटवर्ड लग रहा था, ये इसकी डायरेक्शन ये थी, और mg डैश और mg की डायरेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ थी। तो अब इन फोर्सेज को हम लोग बैलेंस करते हैं, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे हम लोग लाई कर रहे हैं, हमारे ऊपर में कोई मूवमेंट किसी भी साइड में नहीं हो रही, ना तो विद इन अर्थ हो रही है ना तो आउटवर्ड टू अर्थ हो रही है। हम बिल्कुल अपनी जगह पर लाई कर रहे हैं, बिल्कुल खड़े हैं। तो इसका मतलब जो भी फोर्स हमारे ऊपर लग रहा है वो बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। तो अगर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो बैलेंस्ड फोर्स के लिए जब इन सारे फोर्सेस की हम इक्वेशन बनाते हैं तो वो हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार होगा। मैं थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ और थोड़ा सा इसे वाइट कर दूँ, बाकी आप लोग सारे टॉपिक्स को अच्छे से देखिए। जो भी मैंने बताया, कॉन्सेप्ट बताया, इसको आप अच्छे से ध्यान से सुनिए और जो भी डाटा मैंने दिया वीडियो को पॉज करके ये सारे डाटा आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ओके, आई हैव वाइट कंप्लीटली माय वाइट बोर्ड। सो तो अब हम बैलेंस करते हैं उन्हीं तीनों फॉर्मूला को।
एज ऑब्जेक्ट इज इन स्टैटिक पोजीशन। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लाई कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, वहाँ पर किसी तरह की मोशन नहीं हो रही है। जो भी बॉडी वहाँ पर खड़ी है, जो भी ह्यूमन बीइंग वहाँ पर खड़ा है, जिसका मास 3 kg वो वहाँ पर लाई कर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो बैलेंस फोर्स है। तो देन इक्वेशन ऑफ फोर्सेज। अब इक्वेशन ऑफ फोर्सेज हमारी डायरेक्शन को लेते हुए अब हम सारे फोर्स को लगाते हैं। तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ जो हमारे ऊपर इफेक्टिव फोर्स है, जो रिजल्टेंट फोर्स आने वाला है वो हमारा mg डैश आने वाला है, दैट इज एफ रिजल्टेंट। और हमारा अगर ये रोटेट नहीं कर रही होती तो हमारा जो वो फोर्स आता है वो कितना आता है, mg आ रहा होता है। अब mg के ही अपोजिट डायरेक्शन में जो एक हमारा फोर्स आ रहा है वो हमारा ये कंपोनेंट आ रहा है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का cos थीटा कंपोनेंट। अब यहां पर मैं वैल्यू को पुट अप करता हूं, mg माइनस और fc का जो फॉर्मूला था mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। दोनों साइड से ये हमारा टर्मिनेट हो जाएगा और हमें कुछ इक्वेशन मिलेगा इस प्रकार, g डैश इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। ओमेगा के बारे में अगर किसी स्टूडेंट को डाउट हो रहा हो तो मैं ये बता दूं, ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी को आप समझते होंगे कि क्या होती है, नहीं समझते होंगे तो भी हमारे लेक्चर्स सर्कुलर मोशन में और मोशन चैप्टर के जो हमने वीडियोस बनाए हुए हैं वहां पर आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो ये हमारा r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। अब यहाँ पर देखना ये कि जो हमारा ये r मिल रहा है ये हमारा रेडियस है इस रेवोल्यूशन पाथ का जिसपे कि हमारी बॉडी मूव कर रही थी, और जो हमें रिलेशन निकालना है वो रिलेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दैट्स कैपिटल R, रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस r को कैपिटल R जो रेडियस ऑफ अर्थ है और इस स्मॉल लेटर के r को आपस में रिलेट करते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को फाइंड करने के लिए आपको देखना होगा ध्यान से कि यहाँ पर एक ट्रायंगल हमें मिल रहा है जो कि इस पॉइंट को हमने a के नाम से डिनोट किया था, ये सेंटर ऑफ अर्थ है तो मैं इसे O ले लेता हूँ, और जहाँ पर हमारी बॉडी लाई कर रही है किसी एक पोजीशन पर इसको हमने नाम दे दिया P। इस प्रकार हमें यहाँ से एक ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल मिल जा रहा है AOB, और यहाँ पर जो ये एंगल है हमारा ये 90 डिग्री का है। सो इन ट्रायंगल AOB, अब इस AOB में हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं कि cos थीटा की वैल्यू कितनी है। अब cos थीटा, एक थीटा आपका यहाँ बना हुआ है और हमें इस ट्रायंगल में एंगल चाहिए, तो अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ जो एंगल बनेगा वो भी थीटा होगा। क्यों? ड्यू टू अल्टरनेट एंगल्स, पैरेलल लाइंस बनी हुई और ये अल्टरनेट एंगल्स है, दोनों एंगल थीटा होंगे। तो इसीलिए हमने इस ट्रायंगल में cos थीटा फाइंड किया और हमारा एंगल थीटा यहाँ पर आ रहा है, और cos थीटा की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो cos थीटा की वैल्यू हमारी होती है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा जो है वो AB, और AB की जो लेंथ है वो हमारा स्मॉल लेटर r। तो ये हो गई r स्मॉल लेटर की, और हाइपोटेन्यूज जो हमारा इस ट्रायंगल पे है वो हमारा OB है, OB है जिसकी लेंथ है वो हमारी रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल R है, इसीलिए ये हो गया R बाई R। अब यहाँ से हम रिलेशन निकालते हैं तो स्मॉल लेटर का जो हमारा R है वो रिलेट होगा R cos थीटा। अब इस R की वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट कर देना है। अब इसे हम पुट करते हैं तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, G डैश बराबर G माइनस R की जगह पे हमने लिखा R cos थीटा ओमेगा स्क्वायर cos थीटा, और G डैश बराबर G माइनस,
अब यहाँ पर देख रहे हैं आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको बताया था कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ जो हमारा g है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की, अगर हमारी अर्थ रोटेट नहीं कर रही होती तो वो g होता, तो वो पहले से डिक्रीज कर जाती है। और डिक्रीज कितना कर जाती है, तो वो g जो कि 9.8 हमारा है, उससे ये इतना डिक्रीज कर जाएगी, जो कि डिक्रीज होकर के हमें इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मिलेगा, वो हमारा g डैश होगा। तो इस प्रकार ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमारा ये रिलेशन निकल के आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है। अब इस रिलेशन में जो खास बात देखने वाली है, समझने वाली है, तो हम ये देख रहे हैं कि किन बातों पर ये फॉर्मूला हमें इंडिकेशन दे रहा है कि फैक्टर्स कौन से हैं कि जब अर्थ रोटेट कर रही है तो ऐसा क्या क्या चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन चेंज हो जा रहा है। तो वो आप देख सकते हैं कि वो है किसी भी प्लैनेट का अर्थ का, अगर अर्थ का है तो रेडियस आपका कांस्टेंट है, उसके रेडियस पर डिपेंड करेगा। जितना अधिक रेडियस होगा उतना ही ज़्यादा ये चेंज होगा, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो उतना ही ज़्यादा डिक्रीजमेंट आएगा। दूसरी चीज़ है कि एंगुलर वेलोसिटी, एक्सिस पे जो हमारा अर्थ है वो किस स्पीड से रोटेट कर रहा है। अगर उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा लगेगा तो ये आउटवर्ड जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, तो भी आउटवर्ड को फोर्स बढ़ जाएगा तो भी ज़्यादा इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कम होगा। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर जो हम एंगल देख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि अगर हमारी क्वेश्चन यहाँ से यहाँ हो, यहाँ से यहाँ हो जाए या फिर इक्वेटर पे हो जाए, तो इस कंडीशन में हमारी एंगल यहाँ से चेंज होगी। अगर मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ पर कोई एक और एंगल होगा, तो उस एंगल के चेंज होने से भी हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन चेंज होगा। तो सभी जगह के लिए, हर एक प्लेस के लिए आपके सरफेस पे जब हम मूवमेंट करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू वहाँ पर अलग अलग होती है। फिलहाल हम लोग दो स्पेशल प्लेसेस पर रिलेशन को फाइंड करते हैं कि वहाँ पर क्या चेंज आने वाला, जो कि वो स्पेशल जगह है आपकी इक्वेटोरियल लाइन, अगर हमारी बॉडी यहाँ पर आ जाए या फिर अगर हम लोग मूवमेंट अपना कर लें पोल की। तो इन दोनों केस को हम लोग करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो आइए इसे मैं वाइप करता हूं और ये रिलेशन आपके सामने कुछ ऐसा रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम आते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे। एट इक्वेटोरियल लाइन, अब इक्वेटोरियल लाइन पे अगर आपकी बॉडी लाई कर रही होती, अगर यहां पर होते, इस जगह पर मूव कर रहे होते, तो अब ये इक्वेटोरियल लाइन पे जो हमारा एक्सिस बनता है, यहाँ से एक्सिस जो ऐसे जाता वो हमारी बॉडी के अंदर से जाता, और देन हमारा जो थीटा की वैल्यू हो जाती वो इसी साइड में बनती, ऐसे इस डायरेक्शन में। देन हमारा थीटा कितना होता, 0 होता, थीटा इक्वल टू 0। तो एट इक्वेटोरियल लाइन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब इसे हम लोग पुट करते हैं, जी डैश बराबर g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, और g डैश बराबर g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1 होती है, और उसका स्क्वायर कर दिया तो 1 का स्क्वायर भी हमारा 1 ही होता है, जो कि यहाँ पर 1 हो गया, और g डैश इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी जो डिक्रीज होगी। अगर मैक्सिमम वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इस पॉइंट पर जब हम जाते हैं, खड़े होते हैं यहाँ पर, देन हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा कम होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू डिक्रीज हुई है। मैक्सिमम वैल्यू डिक्रीज हुई क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पे होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू डिक्रीज होगी तो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन सबसे मिनिमम होगा इक्वेटोरियल लाइन पर। सो एट इक्वेटोरियल लाइन ग्रेविटेशनल
acceleration will be minimum। तो ये जो फैक्ट है ये आपको समझ में आया होगा कि इक्वेटोरियल लाइन पे केस हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हमारा मिनिमम हो जा रहा है इक्वेटोरियल लाइन पर। क्या होगा पोल्स पर? तो जब हम पोल्स पर जाते हैं इक्वेटोरियल लाइन से हट करके, जब हम पोल्स पर आते हैं एट पोल्स, ओके, जब हम पोल्स पर आते हैं, पोल्स पर यहाँ पर है, अगर यहाँ पर हम आके स्टैंड करें इस जगह पर आकर के, तो यही एंगल जो हमारा 0 डिग्री बन गया था, अब जब ये वर्टिकल लाइन पे ऐसे जाएगा, यहाँ से एक एंगल बनेगा इस डायरेक्शन में, तो अब ये एंगल यहाँ से कंप्लीट, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये कंप्लीटली यहाँ पर जो एंगल बनेगा देन हमारा एंगल 90 डिग्री पर होगा। तो देन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब फिर हम वैल्यू को पुट अप करते हैं और g डैश इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, g डैश बराबर g आर ओमेगा स्क्वायर। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है और 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, जो भी यहाँ मल्टीपल होकर के 0 हो जाएगा। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो हमें मिलेगा g माइनस, ये टोटल मल्टीपल होकर के ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये 0 हो गया। तो इस केस में हम देख रहे हैं g डैश इक्वल टू g, जो कि हमारा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कि हमारी मैक्सिमम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी अर्थ पर जब हम पोल्स पर खड़े होंगे, मिनिमम होगी इक्वेटोरियल लाइन पर, और जब पोल्स पर खड़े होंगे तो मैक्सिमम होगी, जो कि कितनी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी maximum at poles equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। होप आपको ये पूरा डेरिवेशन पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी और वो सारे फैक्टर्स हमारे कवर हो गए जिनकी वजह से ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इफेक्टेड होता है। तो हमारे वीडियो को ऐसे ही एंजॉय कीजिए, अपनी स्टडी को जारी रखिए, और जैसा कि हर वीडियो में मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी आप प्रेस करके रखिए ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोज आपको मिलते रहें। आने वाले वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन कवर करेंगे, जो कि हमारा वेट करेगा क्लास 11, उसके बाद में AC एंड बीटेक स्टूडेंट्स के कोर्सेज को हम पूरी तरह से कवर करेंगे इस वीडियो में। तो स्टडी करते रहिए, स्टडी। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स। मुलाकात होती है हमारे अगले सफर में, अगले वीडियो में।